नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, अपनी आज सीरीज चालू करने जा रहे हैं एमसीक्यू की। टॉप एमसीक्यू सीरीज है, क्लास नंबर 1 है ये अपनी आज। और पावर ग्रिड जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग का एग्जाम होने वाला 7 फरवरी को। जी हाँ जी दोस्तों, ऐसे ही पर्सन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। वीडियो को कंप्लीटली जरूर वॉच करना है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके लिए टॉपिक में से उठाए गए पर्सन लाए हैं, जो कि अगर आप पीजीसीएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस एग्ज़ाम के लिए रहेगी। देखो दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, या साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह के एग्ज़ाम की कोई डेट आती है या टॉप एमसीक्यू सीरीज वगैरह कुछ होता है तो इसी चैनल पर टेक्निकल रिलेटेड चीज़ें अपलोड की जाती है दोस्तों। साथ ही टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, टॉप एमसीक्यू लाए हैं दोस्तों। मैं जो इसमें बताने वाला हूँ उससे कुछ बाहर नहीं होगा। मेरा ये अंदाज़ा 100% ये मैं अनुमान के कह रहा हूँ कि जो मैं इसके अंदर करवाऊँगा तो जितनी भी क्लासें होगी 10 या 15 क्लासें होगी, आपको रेगुलर रूटीन में देखनी होगी। ज़्यादा नहीं, बस 20 से 30 मिनट का स्टेप में आपको देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, 2 की स्पीड में करके देखें, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फाइनली अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। बड़े सारे एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। बेसिक से स्टार्ट करूंगा दोस्तों, और नींव से स्टार्ट करूंगा और छत तक। ठीक है, नींव से छत तक आपको पहुंचाने का कार्य मैं करूंगा। ठीक है, बस आपको मेरा थोड़ा सा सपोर्ट देना है। तो अपने जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और अपनों को हीरो बना के छोड़ दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए फाइनली अपने स्टार्ट करते हैं। नेमा का विस्तारित रूप पूछा है। दरअसल एग्जाम के अंदर काफ़ी टेक्निकल एग्जाम होते हैं जिसके अंदर जो फुल फॉर्म में है पूछी जाती है दोस्तों। तो आपको सभी की फुल फॉर्म में है वो बिल्कुल याद कर लेनी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्वेश्चन ये लाए हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि NEMA का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? नेशनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ये होता है क्या दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आप डिसाइड करें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। डी नंबर ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रोडी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट और एसोसिएशन। तो दोस्तों क्या हो सकता है इसका जो पूरा नाम? तो इसका जो पूरा नाम है, सी नंबर मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है, नेमा का। इसी तरह के 2-4 आपको 2 नाम याद रखने हैं, जैसा कि मैं बता देता हूँ कौन कौन सा दोस्तों। ओसा का आ सकता है, ठीक है, ओसा OHSA। ठीक है, इसका जो पूरा नाम होता है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेमा का आ गया दोस्तों। NFPA जो चार्ट होता है नेपा का, उसका आ सकता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है दोस्तों? नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ठीक है, वैसे ही आपको दोस्तों BIS की याद है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ISAI की इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट, NEC की। इसी बहुत सारी फुल फॉर्म में आपको याद करनी है। NEC की क्या होती है? नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड। ठीक है, वहीं आप मैं बात करूं दोस्तों, आई और ई ट्रिपल ई की क्या होती है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, IEEE की। तो इसको क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल आई है तो कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर यहाँ से देख सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको सभी फुल फॉर्म में याद होनी चाहिए। IEE की बता देता हूँ मैं। तो इसके होते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, IEEE की दोस्तों। ठीक है, आज से जो पहला क्वेश्चन है उसको हो गया होगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ठीक है, देखो बेसिक से स्टार्ट किया है। ये क्वेश्चन है 20 मैंने लाए हैं। तो 20 इंटू 3 क्वेश्चन भी आप इसके अंदर सीखते हो तो 60 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो दूसरा क्वेश्चन आज का वो कह रहा है कि जीवन रक्षक CPR पद्धति किस अंग से संबंधित रखती है? संबंध रखती है CPR है। ठीक है, ये दरअसल मैं आपको दे दूँ, प्राथमिक उपचार के अंदर BLS जो है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, उसके अंदर अपने देते हैं ABC। ठीक है, एयर ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। इसके अंदर C के अंदर सर्कुलेशन के अंदर आती है CPRI। ये कब अपने CPR कब देते हैं? CPR कब देते हैं? इसका एक अपने बोल सकते हैं कि कारण इसका कब होता है, कि कब कब देनी होती है किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है। तो इसका एक कारण माना जाता है कि हृदय जब सॉरी दोस्तों, जो रक्त होता है अपना, मतलब खून मान सकते हैं। खून का जब सर्कुलेशन बंद हो जाता है ना, मतलब बॉडी से जब सर्कुलेशन बंद हो जाता है फ्लो करना, तब उसको CPRI देने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। ठीक है, और इसकी एक विशेष बात अपने को ध्यान रखनी होती है कि CPRI हमेशा अपने को इस बारे में अपने को ज्ञान होना चाहिए, तभी अपने दे सकते हैं इस व्यक्ति को। ज्ञान नहीं हो तो दोस्तों इससे इससे क्या दोस्तों, मृत्यु भी हो सकती है एक इंसान की। ठीक है, जिसको झटका लगा हो। ठीक है, तो किस पद्धति से अंग से संबंधित रखती है दोस्तों? तो ठीक है, तो सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मिस्टेक होता है, टाइपिंग एरर के अंदर हो जाता है, नहीं रखती है वैसा लिखना था।
तो आपकी जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बता दूँ, CPR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कार्डियोपल्मोनरी, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, सीधा बता देता हूँ, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, तो ये हृदय से संबंधित रखती है और फेफड़ों से संबंधित रखती है। ठीक है, मस्तिष्क से संबंधित इसका जो संबंध होता है वो कुछ नहीं होता है और इनमें से कोई नहीं दोस्तों। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाए, मस्तिष्क से संबंधित नहीं रखती है दोस्तों। ठीक है, नहीं रखती है, वो ऐसा क्वेश्चन लिखना था, पर टाइपिंग एरर कभी कभार हो जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक मानव पर बिजली के झटके का प्रभाव निर्भर करता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम की दृष्टि से, कि एक मानव मतलब अपने को झटका लग गया, उसका जो कारण है वो किन बात पर निर्भर करता है, कि लाइन धारा पर के मान पर निर्भर कर दे ना, या फिर करेगा कि वोल्टेज का मान कितना उस बात पर निर्भर करेगा, या फिर करेगा वोल्टेज पर, सॉरी दोस्तों, पावर पर, या फेज धारा पर। तो चलिए दोस्तों राइट आंसर बता दीजिए इसका क्या होगा। चलो मैं बता देता हूँ, जो वोल्टेज लाइन वोल्टेज का मान है ना दोस्तों, उस बात पे निर्भर करेगा। ठीक है, किस पर निर्भर करेगा, कि अपने को झटका कितना लगा है, वो किस बात पे निर्भर करेगा, हमेशा लाइन वोल्टेज पर। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से पूछा भी जा चुका है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर दरअसल आता है कि मान लो एक आपने को फ्रिक्वेंसी दी होती है, एक होती है 50 हर्ट्ज और एक होती है 40 हर्ट्ज और एक होती है मान लो फ्रिक्वेंसी दी है अपने को 30 हर्ट्ज। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि निम्न में से किस फ्रिक्वेंसी पर सबसे अधिक झटका लगता है एक मनुष्य को, साधारण मानव को। तो अपने किस फ्रिक्वेंसी के जाना है, 30 हर्ट्ज, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि कम फ्रिक्वेंसी पर हमेशा झटका ज़्यादा लगता है। क्योंकि आपको एक ट्रिक याद है कि DC की अपेक्षा जो AC होती है वो AC के अंदर झटका क्या है, कम लगता है, झटका क्या है, कम लगता है, और DC के अपेक्षा DC में क्या है, झटका है, ज़्यादा लगता है। ठीक है, झटका ज़्यादा लगता है। ठीक है, क्यों लगता है, वो फ्रिक्वेंसी के कारण होता है। आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी DC के अंदर शून्य होती है और प्रतिघाती शक्ति बराबर होती है और पावर फैक्टर इकाई होता है, और ये प्रतिरोध परिवर्त की तरह होता है दोस्तों, और फेज V और Y के अंदर जो कोण होता है वो 0 डिग्री का होता है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी 0 होती है तब झटका क्या अधिक लगता है। ठीक है, तो कम फ्रिक्वेंसी पे हमेशा झटका लगने की अधिक संभावना रहती है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर चीज़ें अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करवाने के लिए। पहले उसको क्वेश्चन को टाइप किया जाता है, फिर वीडियो बनाई जाती है, फिर अपलोड की जाती है दोस्तों। ठीक है, 5 अवधारणा में 5वें एस से क्या आशय है दोस्तों। ठीक है, ये क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन। आपको पता है कि अपने जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक अवधारणा आती है 5S और 5E। ठीक है, जो कि सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, उसके अंदर जो 5S अवधारणा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो इसको कवर जरूर करें यार, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो चमकना है, इसका जो हिंदी का अर्थ होता है वो जो इंग्लिश में बोलते हैं इसको शाइन बोलते हैं। ठीक है, वहीं क्रम निर्धारण करते हैं तो सेट इन ऑर्डर छटनी को बोलते हैं शॉर्ट कर दिया, छटनी कर दी। कायम रखना, इसका मतलब क्या होता है, संस्टेंस। ठीक है, ये है 4। ठीक है, तो इसका जो 5वें एस से क्या आशय है, कायम रखना, जो कि 5 अवधारणा के सबसे कठिन जो एस माना जाता है वो है कायम रखना। ठीक है, सस्टेंस। ठीक है, वहीं मैं बात करूँ 1 नंबर पे कौन सा आता है, तो शॉर्ट, दूसरा है सेट इन ऑर्डर, तीसरा है सस्टेंस। ठीक है, और दोस्तों सस्टेंस 5 नंबर पे होगा। वहीं पर दूसरा बात करेंगे 5E की बात करूँ मैं, 5E की बात करूँ तो क्या होगा दोस्तों, 1E पर होगा एजुकेशन मतलब शिक्षा, 2E पे नंबर होगा, 2 नंबर क्या होगा, इंकरेजमेंट। ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर प्रोत्साहन, इंकरेजमेंट। आपको याद नहीं है तो आपको याद दिला देता हूँ। 3 नंबर पर हो गया इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी जिसको बोलते हैं। 4 नंबर जो होगा वो होगा इन्फोर्समेंट। ठीक है, इवोल्यूशन। 5 नंबर पे इवोल्यूशन, मूल्यांकन। ठीक है, ये पढ़ के जाना जरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों। तो एक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि CTC, इसका फुल फॉर्म आपको सभी को याद होगा, आइडिया के अंदर फुल अपने को रटा देते हैं। CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र निम्न में से किस पदार्थ का बना होता है। इसके अंदर आपको पता है कि BFC ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरो गैस का जो भरा जाता है। ठीक है, मिश्रित रूप कॉपर का बना होगा या चांदी का या एल्यूमिनियम का। CTC किसका बना होता है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ आपको कि इनमें से कोई नहीं, इस दिए गए ऑप्शन में से किन्हीं का नहीं बना होता CTC। फिर बना किसका होता है मैं आपको बता देता हूँ, पीतल का। ठीक है, सिंपल सा पीतल का CTC बना होता है। ठीक है, अब इसके अंदर 2-4 क्वेश्चन और ऐड कर लो। क्या कर लो, 2-4 क्वेश्चन ऐड कि
इसको ही दोस्तों हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र इसको बोला जाता है। और ये श्रेणी डी की जो आग होती है उसको बुझाने में सक्षम होता है। डी जो कौन सी आग होती है? जो धातुओं में लगी आग दोस्तों। ठीक है, धातुओं में लगी आग कौन सी श्रेणी होती है? डी प्रकार की आग। ठीक है, तो सीटीसी उसको बुझाने में सक्षम रहेगा। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। देखो अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर। पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। निम्न में से फंगस किस प्रकार के खतरों के अंतर्गत आता है? फंगस, देखो फंगस तो भौतिक खतरे, रासायनिक खतरे, जैविक खतरे या खतरों को जरूर पढ़ लें। ये तो 8 प्रकार के खतरे होते हैं, इनमें क्वेश्चन उठता ही उठता है एग्जाम के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, जो फंगस होता है वो किस प्रकार का है दोस्तों? जैविक। ठीक है, किस प्रकार का है? जैविक खतरा है। वहीं आपको मैं और बता दूं, जो जैविक खतरे के 1-2 एग्जाम्पल और होते हैं। फंगस के कारण जो खतरा होगा वो होगा जैविक। वायरस के कारण जो खतरा होगा, ठीक है, तो इसके अंदर इन्फेक्शन होगा वो भी इसके अंदर आएगा जैविक। और भौतिक हो गया, भौतिक के अंदर कौन सा आता है? गर्म व ठंडा। कंपन के कारण कोई होता है, खतरे होता है, तो उसके कारण भौतिक आएगा। शारीरिक के अंदर बूढ़ापन हो गया, बुखार आ गया, बीमारी होगी, थकावट महसूस हो रहा है, उसके कारण को खतरा हो सकता है, उसको शारीरिक में देंगे। वहीं अपने रासायनिक केमिकल की बात करें तो विस्फोटक हो गया, विस्फातक हो गया। ठीक है, वो इसके अंदर आने की इसके अंदर अंतर्गत आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। वीडियो लंबी तो बनेगी दोस्तों, धूप की स्पीड में करके देख लेना। NFPA चार्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से रहने वाला ये क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले इसका सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि इसकी आकृति क्या होगी? सबको पता है हीरे की आकृति होगी, सबने रट लिया होगा। चार्ट में पीला कलर निम्न में से किससे संबंध रखता है? NFPA चार्ट की आकृति कैसी होती है? हीरे के आकार की। ये यूं बना होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यूं यूं होता है। ठीक है, इसको यूं कर लिया और इसको यूं कर लिया, तो इसके अंदर 4 कलर होते हैं। पहला कलर मैं आपको बता देता हूँ, रेड होता है। ठीक है, और दूसरा कलर क्या होता है? वाइट। ठीक है, मैं W यहाँ लिख रहा हूँ, वाइट। और तीसरा होता है येलो, पीला। पीला कलर होता है इसके अंदर। ठीक है, और इसको यूं कर लो, पीला कलर होता है। और एक होता है कौन सा कलर? नीला कलर, ब्लू कलर का। ठीक है, ब्लू को मैं ब्लैक मान रहा हूँ, बी ब्लैक। ठीक, ब्लू होता है तो इसको रेड। और ये आग, ये जो रेड कलर है ये किससे दर्शाता है दोस्तों? ये दर्शाता है आग से। रेड का कलर किससे दर्शाता है? आग से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सिंपल सा क्वेश्चन है, आग क्या होती है? लाल होती है। वैसे अपने को ट्रिक याद है तो लाल होती है। पानी को अपने यहाँ क्या मानना है? पीला। ठीक है, पानी क्या है? पीला। तो पीले कलर का जो कलर है वो किससे संबंध दर्शाता है? NF चार्ट के अंदर। तो कौन सा, किस तरफ जाना आपका? पानी की तरफ जाना। विशिष्ट खतरों से मैं बात करूं तो विशिष्ट खतरे कौन से आएंगे? फिर सफ़ेद, वाइट कलर के अंदर आएंगे। स्वास्थ्य संबंधी का आएंगे तो ब्लू, ब्लू आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया। अभी ये इसकी जो फुल फॉर्म है मैंने स्टार्टिंग के अंदर बता दी थी, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ठीक है, बाकी पढ़ लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लाया हूँ। विद्युत उपकरणों में लगी आग लगने का निम्न में से एक कारण है। एक कारण है। आग किस कारण से लगती है? ढीले कनेक्शन से। ठीक है दोस्तों, स्पार्किंग होगी, आग लग सकती है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन कहता है कि सॉरी दोस्तों, कि गलत डर के फ्यूज सर्किट। ठीक है, डर नहीं है, सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी थोड़ी सी। दर, गलत डर, दर के फ्यूज सर्किट। हाँ जी दोस्तों, देखो फ्यूज आपको सही मान के लगाने होंगे दोस्तों। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, कोई फैन पंखा है जो कि 5 एम्पेयर की करंट धारा वहन क्षमता कर सकेगा। ठीक है, और अपने को लगा दिया दोस्तों कितने का फ्यूज, तो फ्यूज अपने को उसी रेटिंग का लगाना होगा। ठीक है, इससे अधिक रेटिंग का होगा दोस्तों तो क्या होगा? फ्यूज उड़ेगा ही नहीं, फ्यूज नहीं उड़ेगा दोस्तों। इसलिए अपनी जो मोटरें हैं, एग्जांपल के तौर पर पंखे की बात करूं, ठीक है, वो उड़ जाएंगे। फ्यूज पहले उड़ जाना चाहिए, निर्धारित मान का लगाना चाहिए। ठीक है, उसकी दर है जो फिक्स होनी चाहिए, जिससे कि अपने जो जितने भी इक्विपमेंट आगे लगाएं वो सेफ्टी वाइज हो। ठीक है, ओवरलोड के कारण ओवर हीटिंग करना, ठीक है, ये भी क्या है? एक उपकरण में आग लग सकती है, इसका ये कारण है। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर कर देंगे। इसका एक और बड़ा मेन कारण मैं आपको लिए लाया हूँ, जो केबल्स होती है। ठीक है, केबल्स के बीच जो इंसुलेशन होता है वो अगर उतर जाता है किसी कारण कंडक्टर के बीच में, तो उसमें भी स्पार्किंग की बहुत ज़्यादा संभावना रह जाती है। ठीक है, एक वो कारण है। अच्छा, ये देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शॉक मतलब झटका लगने का क्या, झटका लगने पर क्या करना चाहिए? व्यक्ति को चाय देनी चाहिए, व्यक्ति को खुली जगह पर लेटाएं, डॉक्टर
आने तक प्रतीक्षा करें और इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है। तो आप सिंपल सी क्वेश्चन 9 नंबर ऑप्शन की तरफ जाओगे, 9 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन की तरफ जाओगे, सॉरी दोस्तों, ठीक है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। और देखो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाटर ब्रेक परीक्षण खालिस्तान का उपयोग किया जाता है लेपित मोटाई मापन के लिए, कोटिंग की समानता की जांच के, इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता का मापन, सतह की सफाई की जांच है। तो दोस्तों ठीक है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाटर ब्रेक परीक्षण कभी करवाएंगे, आपको टाइम मिलेगा तब इसकी जो पूरी की पूरी थ्योरी। अभी आप याद रख लो कि ये इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ओनली सतह की सफाई की जांच हेतु किया जाता है वाटर ब्रेक परीक्षण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 11 कि वह कौन सा अपशिष्ट ईंधन है जो ऊर्जा को बचाती है। ऊर्जा को बचाना है, जमीन से भरना, पुनः चक्रण इसका राइट आंसर कर देना, ठीक है। रिसाइकलिंग इसको बोलते हैं। दरअसल थर्मल पावर प्लांट होता है ना, इसके अंदर यही माना जाता है दोस्तों, ठीक है। यही मैंने देखा था कि इसका दोबारा दोबारा उपयोग करना, दोबारा उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे पानी का उपयोग करते हैं, ठीक है। पानी से क्या बनाया, भाप बनाई, भाप से दोबारा ठंडा करके फिर पानी बना दिया, ठीक है। तो रिसाइकलिंग से पुनः अपने क्या बोल सकते हैं कि जो भी अपशिष्ट ईंधन है उसको जो ऊर्जा को बचा सकती है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि बिजली के काम के दौरान जो भी निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है, निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है। वेटअप रोप कैसे बताएगी दोस्तों, मेटल रोड, देख मेटल धातु की रोड बनी हुई है, तो करंट, मान लो किसी बंदे को करंट लग गया, ठीक है, किसी बंदे को करंट लग गया, इस बंदे को करंट लग गया, इसने इस पर मारी मेटल रोड, ठीक है, तो ये इसके साथ ही चिपक जाएगा, ठीक है। तो मेटल रोड धातु की नहीं, ड्राई वुड, सूखी लकड़ी से अगर अपने किसी को मारते हैं तो उससे जो जो करंट लगा हुआ बंदा होता है वो क्या होता है, आसानी से बच जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से एक औद्योगिक दुर्घटना का कारण नहीं है। औद्योगिक इंडस्ट्रियल दुर्घटना, असावधानी से दुर्घटना होती है, ठीक है, ये कारण नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो असावधानी से दुर्घटना होती है, और जल्दबाजी से भी हो सकती है, और उत्सुकता से भी दुर्घटना होती है। नहीं है पूछ रहा है किस कारण से दुर्घटना नहीं हो सकती, तो रुचि अपने करेंगे। उत्सुकता को क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी, ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, कोर्सिविटी। रुचि को इंटरेस्ट। तो अगर किसी काम में इंटरेस्ट होगा तो कैसी दुर्घटना हो सकेगी भाई, ठीक है। जो अनइंटरेस्टेड मान सकते हैं ना, अरुचि, यहाँ पे अगर अरुचि ऑप्शन आ जाए फिर सभी ऑप्शन हो जाएंगे। अरुचि हो ना अगर काम में, जैसे आपकी पढ़ने में रुचि है तो आप मतलब कि फेल नहीं हो पाओगे, ठीक है। पढ़ने में अगर रुचि नहीं है तो दोस्तों वो तो रिजल्ट है जो आना ही है। तो अरुचि इसका राइट आंसर कर देंगे। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 14 नंबर, कह रहा है कि एक मनुष्य शरीर में 100 मिली एम्पेयर से अधिक धारा वहन प्रभावित होती है तो झटका कष्टदायी होगा, सांस लेना कठिन होगा, मृत्यु की संभावना है, मृत्यु निश्चित है। अब देखो 100 मिली एम्पियर धारा है, देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि 100 वाट का एक लैंप 1 एम्पियर उसमें से अगर प्रभावित हो रही हो तो वो एक क्वेश्चन ये आया गया है कितने आदमियों को मार सकती है, 20 वयस्क, मतलब पहले भी मैंने बता दिया आपको 20 आदमियों को मारने में सक्षम है। 100 वाट का एक लैंप आपने को देखा होगा और 1 एम्पियर की उसमें अगर धारा प्रभावित हो तो 20 बंदों को एक साथ मारने में सक्षम है वो धारा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 मिली एम्पियर है तो मृत्यु इसमें निश्चित है दोस्तों, ठीक है, मृत्यु निश्चित है। अब झटका कष्टदायी कब होगा, कितने मिली एम्पियर पर होगा, ये भी क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। तो लिख देना 8 मिली एम्पियर से अगर 15 मिली एम्पियर से प्रभावित हो तो क्या उसमें व्यक्ति को झटका लगे तो झटका जो कष्टदायक होगा। सांस लेना कठिन होगा किस किस मान पर, 20 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर तक, ठीक है। 50, इतना मैं डीपली बता देता हूँ, वैसे कोई नहीं बताता। मृत्यु कम संभावना होती है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ये इसको सीरियसली लें, ज़्यादा इसको सीरियसली लेना, 100 मिली एम्पियर तक, ठीक है। मृत्यु की संभावना रहती है पर मृत्यु निश्चित हो जाती है जब धारा 100 मिली एम्पियर से ऊपर अधिक चली जाती हो, ठीक है। और मैंने आपको बता दी कि 100 वाट का लैंप और 1 एम्पियर की धारा कितने बंदों को मार सकती है। ये देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। आग बुझाने की विधियाँ, 3 विधियाँ होती है, कूलिंग, स्टार्विंग, स्मूथरिंग। शीतलन, भूख से मर जाना, और चिकरण, क्या बोलते हैं, चिकरण बोलते हैं, स्मूथरिंग को हिंदी में लिख लेना दोस्तों। श्रेणी सी की आग किस विधि से बुझाया जा सकता है, श्रेणी सी की आग, अब पहले बता दो श्रेणी सी की आग है
बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें लाए हैं दोस्तों। हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपको जीरो से क्या बनाना है, हीरो बनाना है। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और नींव से स्टार्ट करके फुल। देखो, कूलिंग आग तीन कारणों से लगती है, ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। ये भी आपको पता है, त्रिभुज के जरिए मैंने आपको पहले समझाया था। तीन, ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। अगर इनमें से एक कारण, एक घटक को हटा लिया जाए तो आग बुझ जाती है। मतलब उसमें से ईंधन हटा लो या ऑक्सीजन हटा लो या ऊष्मा ऊष्मा हटा लो, ठीक है। तो कूलिंग के द्वारा अपने क्या करते हैं, शीतलन। शीतलन मतलब ठंडा कर, पानी डाल के उसमें क्या करते हैं, आग को बुझा जाता है। स्टार्विंग, भूख से मर जाना। ईंधन को हटा लेते हैं सप्लाई में से, ठीक है। मतलब कहीं आग, लकड़ी, कहीं ये लकड़ियाँ जल रही होती है, ठीक है, तो इसकी लकड़ी को वहाँ से हटा लिया, ईंधन को हटा लिया तो आग नहीं लगेगी। वहीं अपनी बात करें स्मूथरिंग की, तो स्मूथरीकरण, ऑक्सीजन की सप्लाई को हटा देना, ठीक है। ऑक्सीजन मतलब वायु को रोक देना, ठीक है। तो श्रेणी सी की आग पहले कौन सी होती है, श्रेणी सी की आग गैसों में लगी आग, ठीक है। गैस है जैसे एलपीजी लिक्विड जो गैस होती है, सीएनजी सिंपीडेड प्राकृतिक गैस, इनों में लगी आग सी। तो इसके द्वारा किसके द्वारा बुझाया जा सकता है, स्मूथरिंग के द्वारा। कूलिंग और वहाँ पे ये काम नहीं करेंगे क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन है स्मूथरिंग, ठीक है, इसका उपयोग नहीं करना है स्टार्विंग और कूलिंग का गैसों के मामले में, ठीक है। इतना समझ में आ गया, आई होप। सॉरी। 16वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से विद्युत उपकरणों में लगी आग को किस श्रेणी में रखा जाता है। देखो, ऐसा क्वेश्चन पता नहीं कौन से एग्जाम के अंदर आया, पूछ लिया। अब देखो, सभी को पता है कि विद्युत उपकरणों में आग कितनी प्रकार की होती है, 6 दोस्तों, ठीक है। ए बी सी डी और ई और एफ, ठीक है। और ई प्रकार की श्रेणी कौन सी होती है, वो होती है विद्युत उपकरणों में लगी आग, ठीक है। और भी उपकरण हो गए, इक्विपमेंट हो गए, उनमें ई प्रकार की आग। बट हमको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा, तो हम किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। हमको ये मालूम है कि ई प्रकार की आग कौन सी होती है, डी प्रकार की आग, सॉरी, धातुओं में लगी आग। डी प्रकार की कौन सी होती है, धातुओं में लगी आग। बट यहाँ पे ई नंबर वाला कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो अपने किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे दोस्त मेरे डियर, किस तरफ की जाएंगे, डी नंबर ऑप्शन की तरफ ही जाना है, अगर ई नंबर ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो, ठीक है। किस ऑप्शन की तरफ जाना है, डी ऑप्शन की तरफ ही जाना, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ई नंबर ऑप्शन आए तब कर देना। और एफ प्रकार की आग होती है रसोई घर में लगी आग, जिसको आपको पता है वेट केमिकल का उपयोग किया जाता है बुझाने के लिए, गीला रसायन जिसको बोलते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्या कह रहा है, सकारात्मक चिन्ह का अर्थ क्या है। अब पहले बता दो, सकारात्मक चिन्ह जो सेफ्टी साइंस होते हैं, वो सकारात्मक चिन्ह कौन सा होता है, नाम आ गया याद। देखो, नहीं है तो मैं बताता हूँ। जो आवश्यक चिन्ह है उनको ही सकारात्मक चिन्ह बोला जाता है, या अपने बोल सकते हैं अनिवार्य चिन्ह का अन्य नाम होता है सकारात्मक चिन्ह, ठीक है। देखो, ये अनिवार्य का मतलब है क्या कर अनिवार्य, ये अपने को करना है। मतलब कहीं पे बोर्ड डाला हुआ है, वहाँ पे लिखा है ग्लव्स पहनना, ग्लव्स चश्मे पहनना, हेलमेट पहनना, ठीक है। और यहाँ थूकना मना है, या जो भी ईटीसी वगैरह करने की सलाह देता है अपने को, ठीक है। सलाह देता है मतलब अपने को दस्ताने पहनने को कह रहा है, शूज़ पहनने को, कार्य करने की सलाह देने को कहता है, ये इसका अर्थ होता है। वही कार्य करने की जो ना सलाह देता उसको बोलते हैं निषेधात्मक। निषेधात्मक पहले का मना कर रहा है। खतरे के प्रति जो सजग करता है उसको कहते हैं दोस्तों चेतावनी चिन्ह, ठीक है। जो खतरे के प्रति सजग करता है उसको चेतावनी, जो आवश्यक सामग्री सूचक करता है उसको कहते हैं सूचनात्मक चिन्ह, ठीक है। और यहाँ पे जो चेतावनी चिन्ह है, बैकग्राउंड का कलर क्या होता है, सॉरी, उसका जो अनिवार्य चिन्ह है नीला, बीसी क्या होता है बैकग्राउंड कलर, और जो एस जो साइन कलर होता है, जो उसका आकृति का वो होता है सफ़ेद, और आकृति इसकी क्या होती है वर्ताकार, ठीक है। यह आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखो, ऐसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, बहुत ही बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। कभी ए पूछता है, कभी बी पूछता है, कभी तीनों का पूर्ण विस्तृत पूछता है। प्राथमिक चिकित्सा के ABC से क्या आशय है, ठीक है। कभी कभार क्या पूछता है, तीनों पूछ लेता है, कभी ए पूछता है, कभी बी, कभी सी। तो ए का आपको पता है कि आपने हिंदी में सब रट रखा है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है, आपको हिंदी याद करवाने के लिए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो ट्रांसलेट करने के लिए अंदर एग्जाम के अंदर। देखो, एयरवे का मतलब होता है मार्ग, बी का ब्रीदिंग मतलब सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, ठीक है। सी का मतलब सर्कुलेशन मतलब परिसंचरण, ठीक है। ABC क्या आशय, प्राथमिक चिकित्सा है, ये बेसिक लाइफ स्पोर्ट के अंदर आती है, ठीक है। क्या नंबर ऑप्शन कर देंगे, सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर कर देंगे। वहीं देखो दोस्तों, पास का भी
एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं जो भी क्वेश्चन है, यही है अग्निशामक यंत्र उपयोग करने का सही सूत्र क्या, आपको पता है पास है। अब इसको सीक्वेंस वाइज अपने को क्या करना है, याद करना है दोस्तों। एग्जामिनर क्या करता है, कभी ए पूछ लेता है, कभी एस पूछ लेता है, कभी एस पूछ लेता है, कभी सेकंड एस, कभी ठीक है। आपको पता है इसका फुल फॉर्म पुल एम, पुल एम और उसके बाद स्वीच और स्वीप। देखो हिंदी में क्या लिखा है इन्होंने, हिंदी में क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। पुल का मतलब क्या होता है दोस्तों, खींचना। पुल का मतलब होता है खींचना। ये अग्निशामक यंत्र को उपयोग करने का सही तरीका है। एम का मतलब निशाना, मतलब आपका केंद्र बिंदु आग लगी है वहाँ पे, जहाँ पे यहाँ पे आप खड़े हो, अगर यहाँ पे आग लगी है तो उसको पहले खींचोगे उसके ऊपर जो होगा निब को, ठीक है। फिर उसके बाद एम करोगे, यहाँ आपको बुझाना है, फिर आपको दबाओगे, ऊपर से प्रेशर दोगे अग्निशामक यंत्र, फिर आपको घुमाना है कि साइड वाले आग भी बुझ जाए, ठीक है। तो पास करने का सही जो फॉर्मूला है वो क्या है, यहाँ ये होगा राइट आंसर, खींचना, निशाना, दबाना, घूमना। इंग्लिश में क्या करेंगे, पुल एम स्विच और स्वीप, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। देखो आज का अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मानव का भीतरी जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है। भीतर का मतलब अंदर का, मानव जो बॉडी होती है उसका अंदर का प्रतिरोध कितना होता है। भी क्वेश्चन के अंदर पहले भी ये एग्जाम के अंदर ट्रेंडिंग क्वेश्चन चले थे। देखो सभी का बता देता हूँ मैं। जो ए नंबर ऑप्शन है वो है सूखी अवस्था का, ठीक है। सूखी अवस्था का मानव शरीर का प्रतिरोध। वहीं मैं बात करूं गीली त्वचा का, गीली त्वचा का 1 किलो ओम। 100 ओम किसका होगा दोस्तों, मानव में कान से कान का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 100 ओम। वहीं 400 से 600 बात करूँ तो भीतरी शरीर का, ठीक है। अंदर के शरीर का कितना होता है मानव के लिए, 400 से 600, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर, 400 से 600 ओम। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें। जिन्हें भी PGCIL का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, जिनका भी PGCIL का एग्ज़ाम है ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को। और भी ये पहला चैप्टर हुआ है, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दें, ताकि मेरे को पता लगे कि यहाँ तक किस ने वीडियो को वॉच किया है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आज का फर्स्ट डे है, सेकंड वीडियो आपको कल मिल जाएगी। इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी MCQ आपको एग्जाम तक मैं करवा दूंगा, ठीक है। क्या बना दूंगा आपको, जीरो से हीरो। ओके बाय, थैंक्स।